पहला क्वेश्चन है मॉक पेपर 9 में, कह रहे हैं सामान्य ज्ञान से, गच्चा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गच्चा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गच्चा नामक संगठन जो है आपका जैन धर्म के मूर्ति पूजक दिगंबर समुदाय में भिक्षुओं और उनके अनुयायियों का एक समूह है जो स्वयं को प्रमुख मठवासी गुरुओं का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने दी थी भाई? तो भगवान ब्रह्मा ने दी थी। तो यहाँ पर देखिए एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के समय 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान विष्णु वैदिक काल से ही विष्णु को संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा प्राकृतिक नियंता के रूप में माना जाता है। भगवान शिव को संहारक देवता कहा जाता है। देवी काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख अधिष्ठात्री देवी हैं। यह भगवती दुर्गा का काला और भयंकर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूपों संख्या 2 सबसे बड़ा है जिसे महास्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था आपका? उदयन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। स्मरण रहे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था, परंतु वह विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? दशवंत थे। ठीक है, दशवंत मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त बसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार थे। अकबर के चित्रांकन के लिए चित्रशाला का निर्माण कराया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया। तो इनमें से किनको सौंप दिया गया? आपको बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु वर्ष 1708 ई में हुई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? बंगाल में, सही है। तेभागा आंदोलन बंगाल के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में से एक था। वर्ष 1986 ई में यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 2/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन में आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो यहाँ पर किसकी मदद के लिए हुआ था? देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। 1892 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना देवदासियों या वैश्याओं की मदद के उद्देश्य से की गई थी। ये देवदासियाँ हिंदू राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य करती थीं, जिसके कारण समाज में नैतिक पतन, चरित्रहीनता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इस संगठन को इन्हीं महिलाओं के सुधार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने वृंदावलेंस की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ये हो जाएगा आपका ठुमरी पर। ठीक है ना, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे कि महानदी बेसिन में
बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो कौन है भाई इसमें? हीराकुंड सही है आपका। हीराकुंड बांध महानदी के बेसिन में बना हुआ यह बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। इस बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे? इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत का हरित क्रांति में योगदान था? तो इसमें क्या है? लरमा रोजा का, ठीक है ना। लरमा रोजा उस समय की गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म थी जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। लरमा रोजा 64 है, सोनारा 64, दोनों प्रजातियां 1966-67 ई में भारत में गेहूं की खेती के लिए किसानों को वितरित की गई, जो मैक्सिकन प्रजाति थी, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति हुई। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। इंदिरा सोना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के ऊंचे तराई क्षेत्र के लिए उपयुक्त पहला हाइब्रिड चावल है। अंकुर गेहूं की उन्नत प्रजाति है। हराइज तेज हाइब्रिड चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका उड़ीसा है। सिलीमेनाइट के उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। उड़ीसा का गंजम जिला इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। सिलीमेनाइट का उत्पादन करने में केरल का दूसरा स्थान है, जबकि इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो आपकी इलाहाबाद की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। इसकी जनसंख्या 594,54391 है। इलाहाबाद ज़िले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द में लवनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी की नाम लूनी या लवनावरी नमक की नदी या मरुगंगा सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवनावरी नमक की नदी से लिया गया है। अत्यधिक लवणता के कारण इसे लवनावरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? अफ्रीका, ये इसमें लगा देना। याद है? यही है, यही है, कन्फर्म है ना? अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है आपका? नाइजीरिया। कह रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में अल्जीरिया है, ठीक है ना, अफ्रीका में। नेक्स्ट कह रहे हैं सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन, ठीक है ना, फर्टिगेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे? भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो किस क्षेत्र की सीमा के लिए? आपका काला पानी के लिए। काला पानी जो है आपकी लिपू लेक और लिम्पिया धूरा जो कि भारत के क्षेत्र हैं, नेपाल सरकार ने अपने संविधान में संशोधन करके इसको अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है। सुगौली की संधि 1816 के तहत नेपाल का क्षेत्र निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 18वां, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है आपका? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, इसको रट लो, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य कटिबंध क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य होता है। यह विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है, ठीक है ना। इस भाग का तापमान हमेशा उच्च रहता है। इस कटिबंध में स्थित प्रत्येक भाग में वर्ष में कम से कम एक दिन सूर्य की किरणें अवश्य लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं?
इग्लू क्या है भाई? तो इग्लू एस्किमो जनजाति का बर्फ से बना घर होता है जिसे कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। यह जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। क्या? टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? कच्छ जीवमंडल भंडार। ठीक है ना, ये डी वाला। भारत का कच्छ जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का भाग नहीं है। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में स्थित है। यह एक नमकीन दलदल क्षेत्र है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक है जो आनुवांशिक विकार नहीं है? मिक्सीडीमा। ठीक है ना, मिक्सीडीमा नहीं है। जो रोग एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मिक्सीडीमा आनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो कौन सा आपका? अनुच्छेद 43 है। ठीक है, या इसे रट लो, एकदम भूलना मत। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, जो कि 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो कौन सा होगा आपका? एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो कहाँ निहित होती है? आपकी राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या निहित है आपका? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो एकदम सही है, दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। तो इसको एकदम रट लीजिए। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? तो कौन करता है राष्ट्रपति से सिफारिश? वित्त आयोग करता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो किसे प्रस्तुत किया? लोकसभा को किया जाता है। ठीक है। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में फिल इन द ब्लैंक्स स्टॉक है। तो क्या है आपका? बी वाला यानी 30। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या करें, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो कब कराया गया था आपका? 2008 से 9 में। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो कितनी है सोने की मात्रा आपकी? 8.46 मीट्रिक टन है। ध्यान रखिएगा 2016 से 18 के में। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ फिल इन द ब्लैंक्स।
इनमें से कौन सा होगा? अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होते हैं आपके? कर योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? करदाता पहचान संख्या, ठीक है ना, TIN। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो कौन सा होगा इसमें आपका? मुद्रा शुल्क। ध्यान रखिएगा, मुद्रा शुल्क ऐसा शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है लेकिन इसका एकत्रण तथा विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिक डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो कौन सी रैंक है ये आपकी? तृतीय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आलेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? कौन सा आलेख है आपका? जनसंख्या पिरामिड, ठीक है ना। जनसंख्या पिरामिड किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा ग्राफ है जो जनसंख्या के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच केंद्र में विभाजित जनसंख्या में आयु के वितरण को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहली परमाणु आपदा कब हुई थी आपकी? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। विश्व की पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई। इस घटना के अंतर्गत पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद से आज तक हमले हेतु दोबारा परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था जबकि नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसे ले जाने वाले विमान का नाम इनोला गय था। जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया उसका नाम बॉक्सकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सन 1768 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो किन दो देशों के मध्य है आपका? भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी कच्छ दलदली एस्चुरी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात के कवर जिले और पाकिस्तान में सिंध प्रांत की सीमा से लगी हुई है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद है। यह विवाद समुद्री रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा आपका कथन गलत है? तो आपका अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, तो ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं LCR सर्किट का था ये। फिर आपसे कह रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो लाइए ज़रा इसको सॉल्व करें हम। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पर जो है सिंपली ये जो सर्किट दी हुई है ध्यान से देखिए, ये सर्किट है। तो यहाँ पर तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है और ये तो ये आपका बीच का है। तो ये एक तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज फार्मूला लगेगा और ये सर्किट बैलेंस हो जाएगी, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाकी को हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले ये हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये V और ये हो। सबसे पहले यहाँ ऐसे लगा दिया, यहाँ लगा दिया और फिर यहाँ से एक ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ से ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ से ऐसे घुमा दिया। इस सर्किट को मैंने इस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब चूँकि यहाँ तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं तो बचेगा क्या फिर? सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर लगाया मैंने, ये पॉइंट है V और O। फिर हमारा ये और ये एक साथ आ जाएगा, तो
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड में है, ये सभी के सभी क्या हैं, 4 माइक्रोफैरड में है, ठीक है। अब इनका जो है हमें पता है कि कैपेसिटर में कोई चीज़ सीरीज़ में जोड़ी हो तो कैसा बिहेव करती है, पैरेलल की तरह। तो इसका जो है रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह, यानी 1/4 + 1/4, इसका क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, 2/4 तो 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। तो ये 1/C1, ये 1/C2। तो C1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जो है दोनों चीज़ किस में आगे कनेक्ट हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ऐसे हो गए हैं V और O। तो पहले ये 4 लगे थे, अब 2 हो गए हैं। अब ये पैरेलल में तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस के सीरीज़ की तरह। तो आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाँ C1 + C2। तो 2 + 2 4 माइक्रोफैरड, यानी 4 माइक्रोफैरड आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है तो क्या होती है आपकी Vp/d। तो Vp/d यानी ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है ठोस में। फिर आपसे कह रहे हैं, आपसे 45वें में बामर श्रेणी व लाइमैन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है, क्या होता है आपका क्या होता है, इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1/λ/, दिस इज R, 1/n² - 1/n2²। तो यहाँ पर बामर के लिए अगर देखें, बामर श्रृंखला के लिए तो n 2 होता है, 2 से 3 होता है। और लाइमन के लिए अगर यहाँ पर बामर निकालें, ये बामर है, तो क्या हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2² - 1/3²। तो ये क्या हो गया R 1/4 - 1/9। तो क्या हो जाएगा R, हाँ 9 इधर जाएगा, 9 - 4 5, 5/36 आ जाएगा, ये R मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से अगर लैम्डा बामर को पूरा निकालें तो क्या होगा, ये 1/λ बामर है ना, तो लैम्डा बामर क्या हो जाएगा 36/5R, ठीक है ना जी। ये हो गया। अब ये तो एक इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से लाइमन का निकालेंगे। लाइमन सीरीज़ में आपका जो n की वैल्यू होती है वो 1 से, मतलब n1 की वैल्यू 1 से n2 की वैल्यू 2 तक होती है। तो यहाँ पर भी अगर लाइमन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R 1/n1² - 1/n2², यानी R 1/1² - 1/2²। तो क्या हो जाएगा R 1/2² क्या होगा 4 - 1 3/4। ये 1/लाइमन है, ये 1/लाइमन है, ठीक है ना। तो लाइमन कितना होगा 4/3R, ठीक है ना। अब ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखोगे डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा लैम्डा बामन अपॉन लैम्डा लाइमन। तो ये है 36/5R और मल्टीपल डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये R गया इधर 4 9 या 36, तो 27/5 आ गया। तो इस टाइप से आपका 27/5 आंसर होगा। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था इसमें, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा 27/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं तारे का रंग इंगित करता है। तारे का रंग क्या इंगित करता है, ताप को इंगित करता है। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं, तो सभी को पता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। तो ये हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसको ध्यान रखो, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या होगी इसकी सबसे कम, गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 49 में, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का अपचयन किस में नहीं होता है, NH4 पॉजिटिव गिव्स N2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 51 में, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन किसका है, एक पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, एक संयुग्मी अम्ल का। हाँ, सोते मत रहा करो, तुरंत यहाँ पढ़ा करो। अब उसके बाद देखिए ये आपका आंसर हो गया है। अमोनियम आयन एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम लवण श्वेत ठोस रूप में अधिकांशतः जल विलय होते हैं। इनके जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया की गंध आती है। इसी तरीके से अमोनिया की गंध आती है। इसी तरह से यदि इन्हें क्षार के साथ गर्म करें तो भी अमोनिया गैस निकलती है। इसीलिए यह एक क्या है, संयुग्मी अम्ल है। हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं, केवल धातुएं ही हैं। तो कौन है इनमें से जिसमें केवल धातु है, धातु। हाँ, तो ये है क्रोमियम, निकेल, जर्कोनियम और ये नाइट्रोजन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और इनमें क्यों रिजेक्ट हो गए सब, इनमें देखो ये ब्रोमीन नहीं होता है, नॉन मेटल है। फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन, ये देखो ये। फिर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका गैलीनियम, ये Ca नहीं है, Ga है, ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो सबको पता है जिंक होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, ग्रेफाइट है कि कोयला है कि चारकोल है, तो आपका हीरा है शुद्धतम रूप। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूरिक एसिड है ना, ध्यान रखना, जो हम लोग मूतते हैं यूरिक एसिड को मूतते हैं। नेक्स्ट है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर आपका किस मिश्रण से बनता है, जल्दी बताओ, सोनो मत, पोटेशियम एंड सोडियम, आज पढ़ोगे तभी नौकरी पाओगे। पोटेशियम एवं सोडियम, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया, तो किस ग्रह का परीक्षण किया, आपका बृहस्पति का, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें क्या होगा, किसके साथ, तो इसका होगा आपका पर रहित कीड़ा क्या होगा, सिल्वर फिश होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी कीवी होगा। फिर उसके बाद आपका अंग रहित रेंगने वाला, तो किससे हो जाएगा, अंग रहित रेंगने वाला सांप होगा। फिर अंग रहित पशु मछली, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर भाई किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट, फिर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, फिर आपका लिखा है रिक्तिका और फिर लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट। तो कौन सा है इसमें, अभी 59 पढ़ रहे हैं ना तुम, 60 क्या देख रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखो पूछ रहा है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है ये,
डी वाला मस्तिष्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? विटामिन के। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो किसने दी? आपकी हार्वे ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोम का उदाहरण कौन सा है? अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन सा है आपका? एक वायरस। फिर कह रहे हैं एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? आपकी एड्स की। तो यानी ये हो गया। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विद्या के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो आपका विस्टली टेल्स। ठीक है ना, विस्टली टेल्स। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहली महिला नेत्री कौन थी भाई? तो आपका ये हो जाएगा सिंपली शेरी रहमान। ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है आपके? किशोरी मोहन गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी आपकी? 11 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कौन सा है आपका? शिवहर। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं 24 के कितने धनात्मक गुणांक होंगे? तो 24 के कितने धनात्मक गुणांक होंगे? चलो निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर धनात्मक गुणांक के लिए देखो 24 है, तो 24 को कितना लिया जाए? 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा तो 3 का 3 से जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब धनात्मक गुणांक कर लो, तो यहाँ लिखो घनात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। ये कैसे लिखा जा रहा है सर? नहीं, ये 3 बार है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो ये 3 इसका है और ये 1 इसका है और +1 लिखा गया है फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो 4 × 2 8 हो गया। ठीक है ना, तो इसका धनात्मक गुणांक क्या होगा? 8 होगा। इनमें से करें निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इनमें से? कौन बड़ा है? √5 + √5 या फिर √3 + √7 या फिर √5 + √5? तो ये √5 + √5 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा? कौन सा सही है? तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो √5 की स्क्वायर रूट निकालेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, तो पहले एक एक ऑप्शन को हम लोग ले करके चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले में अगर देखें √5 + √5, इसको अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या होगा? ये 5 + 5 + 2 √5 25, सॉरी √5 × √5 √25, a + b के होल स्क्वायर से किए हैं तो जाएगा 10 + 2 √25। और इधर क्या लिखा है? ये लिखा है √2 + √8। ये चीज़ है। और √2 + √8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 और 2 √16, तो 16 का हो जाएगा 4, 8 दूनी 10, 10 और 4 × 2 8, 18। तो अब आप बताइए कौन होगा ज़्यादा, ई की ई? ये तो 18 हो रहा है। और 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 5 होगा। 5 दूनी 10, 10 + 10 20, तो ये 20 हो गया। ये वाला तो ये ज़्यादा हो गया। ऐसे इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सही है। अब आते हैं दूसरे को भी चेक करना है हम लोगों को। दूसरे में क्या ऑप्शन में कह रहा है? √3 + √7, फिर √2 + √8। तो देखो √3 + √7 का होल स्क्वायर, इसको करोगे होल स्क्वायर करोगे
3 प्लस 7 2 3। तो ये 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 21 हो गया, ठीक है। तो 7 3 10, 10 प्लस 2 रूट 21, ये वाला और रूट 2 प्लस रूट 8 क्या है 18 है, और ये कितना होगा 10। और अगर 21 का स्क्वायर रूट निकालोगे भी तो कितना जाएगा, 4 का 16 होता है, 5 का 25, तो ज़्यादा ज़्यादा 4 से तो ये होगा नहीं, 4 से ज़्यादा होगा ना। जी हाँ, 4 से ज़्यादा का 4 दशमलव कुछ आएगा, यानी ये 18 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, 8 दशमलव कुछ ये देगा, तो ये हो जाएगा 18 दशमलव कुछ 42 ऐसे करके आएगा, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी दूसरा वाला भी सही है। 2 ऑप्शन सही हो गया। अब एक तीसरा चेकआउट करते हैं हम लोग। तो तीसरा में क्या कह रहा है, ये 20 हो जाएगा कि रूट 5 प्लस रूट 5 जो है क्या बड़ा होगा रूट 3 प्लस रूट 7 से। तो इसको तो सॉल्व किए थे ना हम लोग, 20 है। रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर किए थे तो 20 आया था। और इसको करते हैं तो स्क्वायर करेंगे, अगर इसको रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर तो 3 होगा, ये 7 होगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा 2 रूट 21 हो जाएगा। 2 रूट 21 जो कि 18.43 कुछ आएगा। तो ये से भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही हैं, सभी व्यंजक सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आज मेहनत करोगे तभी जॉब पाओगे और अपने घर को सुखी रख पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मान लीजिए कि फंक्शन -6 से 6 के लिए रिलेशन r है, जो कि f(x) = x² - 3 द्वारा निश्चित है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करके बताइए कि ये सही है या गलत है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को, और समझते हैं। ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में कि f such that -6 रिलेटेड टू r। तो f(x) आपको क्या है, कह रहा है x² - 3। तो f ऑफ f(x) करोगे तो क्या होगा, x के अंदर x मतलब f(x) के अंदर ये होगा, f ऑफ f(x) का मतलब क्या हुआ, सिंपली f के अंदर f(x) मतलब x की वैल्यू के अंदर f(x) रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x² - 3 है, और x के अंदर f(x) रखोगे ऐसे, f(x) का स्क्वायर -3, ये कह रहा है x को f(x) से रिप्लेस करो। अब f(x) क्या है, x² - 3 है, फिर इसका होल स्क्वायर -3 होगा, फिर इसको एक्सपेंड करो। अब तो a - b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² 9 - 2 3 = 6 x² - 3। तो ये जाएगा x⁴ - 6x² + 6। ओके, दिस इज f ऑफ f(x). अब उसके बाद फिर से इसका भी f ऑफ f(x) करो, यानी f ऑफ फिर f(x). ओके, यानी ये जो आया है अब इसकी जगह x को रिप्लेस करके f(x) पूरा पुट आउट करो, ठीक है। तो f ऑफ f(x) की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इसमें क्या रखना है, फिर से इसी को हम लोग f ऑफ f(x) ऐसे कह सकते हैं कि ये जो f ऑफ है उसमें f(x) रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी फिट करो, तो कैसे करोगे फिट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सिंपली x की पावर f(x) में शुरुआत में एकदम बेसिक चीज़ से। तो ये f(x) हो गया, ये इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज ना हो। इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको मत देखो, इसको देखो। तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे मान के चलो कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये f ऑफ f(x) है, ये है जी, ये है। इसमें जो है क्या रखना है, f(x) रखना है, इसके x की जगह पर f ऑफ f(x) इसमें लाना है, इस वाले में फिट करना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f, इसकी वैल्यू ये है x⁴ - 6x² + 6, यानी x की जगह पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर ये बड़ी चीज़ लिखनी है।
तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 3। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस x की जगह पे इस वाले बड़ी चीज़ को फिट कर दिए हैं। अब इसको जो है सॉल्व करोगे, या और लेंदी हो गया है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको वैसे ही रहने दो। अब चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको ये मिल चुका है f ऑफ x, ठीक है, ये हमको मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर जो है x की वैल्यू -1 हो जाए तो क्या ये इसके इक्वल होगा? अगर -1 रख दिया जाए तो क्या ये इसके इक्वल होगा, 0 वाले के इक्वल? तो सबको रख के चेक करते हैं। अब तो देखो सबसे पहले हम -1 रखते हैं यहाँ पर, तो f ऑफ f -1, ठीक है, x की जगह पे -1 रख दिए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर अब रख दो, यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर। काफ़ी इतना कठिन क्वेश्चन दे दिया है। अब ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा -6, फिर 6 माइनस स्क्वायर, प्लस हो जाएगा। नहीं ये -1 का स्क्वायर है ना, तो प्लस ही, ये माइनस ही रहेगा। ये कट गया बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 3 -2। अब देखो f ऑफ f, अब इस बार 1 रखना है -1 की जगह पर, तो 1 रख दो। 1 की पावर 4 -6, 1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -3, तो ये भी -2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ इवन पावर है तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, इवन पावर है ना। तो ये हो गया। अब जो है हमको क्या रखना है, ये जो बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, ये वाला चीज़, अब इसको चेकआउट करना है। ये तो चेक कर लिए कि ये इक्वल है, क्योंकि ये भी -2 आ रहा है और ये भी -2 आ रहा है जी, ठीक है ना, सॉल्व करने पे। अब इसको चेक करते हैं, इसको पूरा लिखेंगे। देखो f ऑफ, हाँ, तो ये हो जाएगा f ऑफ, फिर f ऑफ, फिर f, फिर -1, फिर -4, फिर f ऑफ, फिर f ऑफ, फिर f, फिर 1, फिर इसको सॉल्व करके चेकआउट करते हैं कि ये f ऑफ 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसको अगर करेंगे तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना -1 का, तो ये -2 आया है, फिर -4 गुणे f ऑफ f, ये भी -2 आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, -2 + 8, यानी ये 6 दे देगा। 4 2 8, तो प्लस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। जी, अब जब ये प्लस का 6 आ गया तो इसका वाला नेक्स्ट पार्ट जो RHS में f ऑफ 0 को चेकआउट कर लेंगे। तो f ऑफ 0 यानी f ऑफ ये निकाला है हमने, यहाँ 0 रखोगे तो 6 आएगा ना, हाँ। 0 और 0 ये +6, तो यानी ये भी 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी सही आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी इसके दोनों ही सही हैं। ये भी 2 दे रहा है, सॉरी ये भी 6 दे रहा है और ये भी 6 दे रहा है। तो इनमें से क्या आंसर होगा आपका, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा क्लिष्ट क्वेश्चन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पेज पलट कर दिया करो कॉपी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 + ax होल की पावर n के विस्तार में पहले 3 पद क्रमशः 1 12x और 64x स्क्वायर हैं, n किसके बराबर है? तो n जो है आपका किसके बराबर होगा, तो ये आपसे कह रहे हैं। आइए इसको निकालते हैं और चेकआउट करते हैं n किसके बराबर होगा। तो ये भी जो है बायनॉमियल थ्योरम है क्लास 11th का, उससे हम लोग इसको करेंगे। ये पावर n है, तो इसके प्रसार में क्या कह रहे हैं कि विस्तार में पहले 3 पद का, तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो NC0, ठीक है, फिर NC1ax, फिर NC2ax का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो पहले 3 पद हमें चाहिए, तो पहले 3 पद में ये NC0 क्या कह रहा है, 1 है। दूसरा क्या कह रहा है, NC1ax क्या है, 12x है। और तीसरा पद NC2ax का होल स्क्वायर क्या है, 64x स्क्वायर है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से NC0 तो 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो NC0 का मान क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस r, तो n - 0, फिर 0 फैक्टोरियल। तो ये सब कुछ कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। इस पे आते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से ये x कट जाएगा। तो यहाँ से NC1 निकालोगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल, हाँ, n -
आर क्या है 1 है, 1 तो n-1 फैक्टोरियल फिर 1 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के, और ये a भी तो है, ये a वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली n फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल a अपॉन n-1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 1 ही होती है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हुआ na जो है 12 के बराबर आ गया, ठीक है। na किसके बराबर आ गया 12 के, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 12/n, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, ये है a स्क्वायर x स्क्वायर, हो जाएगा 64x², ये x² गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे n-1 n-2 फैक्टोरियल, फिर ये a² होगा, फिर अपॉन में ये क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये गया, ये क्या हो गया 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n-1 फिर इंटू a² दिस इज 64, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू को यहाँ पे रख दें हम, तो कितना हो जाएगा 12/n का स्क्वायर दिस इज 128, तो यहाँ से n-1 और गुणे में 144/n स्क्वायर 128, तो ये यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गया, तो 144 n-1, ये n हुआ 128 n, ठीक है। तो ये 144 n माइनस 144 128 n, तो ये इधर आएगा, तो 144 में 128 घटा दो, कितना हो गया हाँ बताओ 16 कंफर्म है ना जी। तो 16n = 144, तो n कितना आ जाएगा 16 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा 9 बार में ना, कंफर्म है ना, 9 बार में गया, n की वैल्यू 9 आ गई, और n की वैल्यू किसके बराबर होगी यही पूछ रहा था, तो ये देखो 9 के बराबर। तो इस टाइप से इतना होगा तब जाके आंसर आ रहा है, यानी मेरी जो प्लेलिस्ट है 11th क्लास का जो NCERT वो मैंने पढ़ाया है, और फॉर्मूला उसको रिवाइज कीजिए एक बार आप, तभी आप मैथ के सेक्शन को कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, x² के सापेक्ष x³ का अवकलज क्या है, यानी डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए यहाँ पर u आपको दिया हुआ है x³ और v दिया हुआ है x², तो ये हो जाएगा du/dv, अगर कहोगे तो du/dx और dv/dx भी लिख सकते हैं। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 3x² होगा, इसको करोगे तो 2x होगा, तो ये कटेगा 3/2x आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, तो बीच की संख्या है, तो क्या होगी। सबसे पहले 11 संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 11 गुणे 10.8, तो ये हो जाएगा 118.8। फिर पहली 6 संख्याओं का योग, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 6 गुणे 10.4, ये हो जाएगा 62.4। फिर अंतिम, पहली की जगह क्या हो गया अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या होगा 6 गुणे 11.5 क्वेश्चन में कह रहा है, तो 69 हो जाएगा। तो ये बीच की संख्या क्या हो जाएगी, बीच की संख्या निकालनी होगी, तो बीच की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये है, कह रहे हैं 11 संख्याओं का 10.8 है, तो बीच की संख्या हो जाएगी आपकी 62.4 प्लस ये 69, और इसमें माइनस कर देंगे 11 संख्या का 118.8, तो ये आएगा 12.6, यही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, 12.6 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे,
कि आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का योगफल है। कितना योगफल होगा आंकड़ों के माध्यिका का योगफल? तो ये आपका हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो हाँ, माध्यिका निकाल लें तो टोटल कितने हो गए? 11 11 पहले 2 बार 11 है देखो क्वेश्चन में, फिर उसके बाद 12 12, फिर उसके बाद 13 13 13 3 बार हैं, फिर उसके बाद देखो 15 है और फिर 18 है। ये इनको काउंट करो कितने हो गए इसमें कुल? 2 2 4 2 2 4 4 3 7 7 2 9, तो 9 + 1/2 तो कितना हो गया? 10/2 यानी पाँचवा कौन सा? 1 2 3 4 5 यानी 13। तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका प्लस बहुलक यानी 13 + 13 दैट इज 26। तो इसका आंसर 26 होना चाहिए। यहाँ भी वाला 26 होगा। बहुलक तथा माध्यिका का योगफल दोनों पूछ रहा है ना, तो 13 + 13 दोनों का योगफल पूछा है यानी 26। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरूर ये ट्रिग्नोमेट्री से होगा। कह रहे हैं एक सीढ़ी, क्वेश्चन पढ़ो अब तुम, मैं इसका क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आप पढ़िए। हाँ, मैं वैसे फिगर बनाऊंगा। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी की गई है कि सीढ़ी का जो बेस है समतल से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, वे दीवार से 20 मीटर की दूरी पर है। तो देखो ये दीवार हो गया और ये जो है 60 डिग्री का कोण बना दिया और ये 20 मीटर की दूरी मैंने कर दी। तो पूछा दीवार पर कितनी दूरी पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा होगा? तो ऊपरी सिरा होगा यानी हाइट ना, हाइट। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, यानी क्या होगा tan 60 डिग्री? अपॉन बेस। हाँ, h/20। तो यहाँ से tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो h/20, तो h = 20 √3 मीटर। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसमें जो आंसर होगा आपका 20 √3 यानी पहला वाला। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी पार्टी में 15 व्यक्ति हों और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हों तो कुल हस्त मिलापों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 15 लोग हैं, n की हो गई 15, और कितने लोग हैं? हर एक लोगों के पास हाथ कितने होंगे? 2 है। 2 ही होंगे ना कि 4 होंगे? कोई भूत तो नहीं है उसमें? नहीं। तो इसमें जो है 2 होंगे, तो r की वैल्यू 2 यानी 15c2। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 2 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? फॉर्मूला याद है ना, NCR वाला, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल बटे 13 फैक्टोरियल × 2 × 1, ये गया ये। तो 15 सतह कितना होता है? 105। तो यही आंसर होगा। 105 बार। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है अगर ABC 270 है तब बताइए कि cos 2A + cos 2B + cos 2C और फिर +4 sin A sin B sin C का मान क्या होगा? तो देखो इसको करते हैं हम लोग। तो देखो A + B + C क्या है? 270 है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि लेट, ऐसे क्वेश्चन को निपटाने के लिए तेज़ी से मान लिया कि A जो है B और C के इक्वल है, एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर A को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 है, A क्योंकि B भी A के इक्वल है और C भी A के इक्वल है, तो ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो इन सब की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब सब में रख दो, तो cos 2A + cos 2B + cos 2C + 4 sin A sin B sin C। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, A की जगह 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 180 + cos 180 + cos 180 + 4 sin 90 sin 90 sin 90। समझ में आया? अब cos 180 का मान कैसे निकालोगे? तो cos 90 + 90, तो cos 90 + थीटा क्या होता है? cos 90 + थीटा क्या होता है? ये मान लो थीटा है, तो cos 90 + थीटा-- ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है? 90 है।
तो इस तरीके से कितना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, -1 आएगा। यानी ये -1 फिर -1 फिर -1, फिर 4 × 90 का कितना होता है, 1, sin 90 1 होता है। तो ये -3 हो गया और +4 हो गया, तो ये 1 आ गया, यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को करना, ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि हिंदी के खंड में लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किस कृति पर, अनुभव के आकाश में चांद। ये लोग ऐसे ही कल्पना करते हैं। नेक्स्ट देखो, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, ये दासरा दत्तासी। हाँ। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। तो मगधी। वेरी गुड। ये कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो चिदम्बरा के लिए। फिर लहदा का विकास किससे हुआ है। लहदा, हाँ, का विकास किससे हुआ है, पेशाची से हुआ है। नाम नहीं लग रहा है तुमको भूत प्रेत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहे हैं, कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है। तो ये क्या है, सुदुकड़ी। हाँ, इनका नाम जो भयंकर दिखे समझ जाओ वही होने वाला है, जो पढ़ने में भी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। उपन्यास। कोर्ट मार्शल तो आपको पता है ना, जो होता है नाटक का। अब नेक्स्ट को नाटक नहीं होता, हकीकत में कोर्ट मार्शल कर देते हैं मिलिट्री वाले। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। 2005। तो 2005 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन से कवि हस्तछाप में सम्मिलित नहीं है। हस्तछाप में कौन से भाई सम्मिलित नहीं हुए हैं, पकड़ो बताओ। हरिदास। कवि बहुत हो गए हैं भारत में आजकल। अब देखो किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। गोदान। तो चंद्रकांता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये आपको दिया हुआ है पैसेज, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और खुद से करना है। मैं इसका आंसर बस बता दूं, इसका सी होगा और इसका बी होगा, करिएगा खुद से पढ़िएगा। फिर ये वाले में भी 93 और 94 में भी पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और सही उत्तर छांट के लिखना है। तो यहाँ पर 93 का क्या हो जाएगा, बी होगा और 94 का बी हो जाएगा। आंसर मैं बता दिया हूँ, बाकी खुद आपको करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा, द लॉक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है आपसे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें से करेक्ट वर्ब आपको चुनना है। तो चुनिए भाई, कौन सा होगा करेक्ट वर्ब। पीपल हु हैव द लर्नड होगा। पीपल हु हैव वेरी लिटिल टेक्निकल बैकग्राउंड हैव लर्न टू अंडरस्टैंड कोबल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिया हुआ है गिवन सेंटेंस का। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क। हम लोगों ने अपना वर्क क्या किया है, फिनिश कर दिया है। फॉर टुडे फिल इन द ब्लैंक्स। वी लीव नाउ। तो क्या लीव नाउ, मे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट किस में रिटर्न होता है, सिक्वेंशियल मैनर में। फॉर्मल यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो समझ जाओ सिक्वेंशियल। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सी थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग अ प्री ग्रेजुएट कोर्स। ओके। तो इस टाइप से आपका ये वाला जो है मॉक टेस्ट पेपर ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।